What sort of challenge was it for you to take this journey of Ghalib forward and to make it unique in its own way? It was very challenging, to be honest, Hmm. because to be really honest, I mean, the ghazals that Ghalib took out were very difficult. They were hard to understand. वहशत कहाँ के बेखुदी इंशा करे कोई, वहशत कहाँ के बेखुदी इंशा करे कोई, हस्ती को लफ्ज मानिए अनका करे कोई। तो फिर मुझे ये भी लगने लगा कि मेरे रीडर्स के लिए कितना हार्ड होगा जब मुझे इतना मुश्किल लग रहा है। तो मैंने फिर गालिब के से सीखा, वही आई टुक अ पेज आउट ऑफ गालिब्स बुक। लेट्स नॉट मेक इट टू हार्ड, लेट्स नॉट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। फारूकी साहब के कंप्यूटर पे गालिब का जो आपका मुताला था, तो वो बेबीज बेबीज गालिब के नाम से वो फोल्डर था। That was so cute, I can't tell you. It just, yeah. It's just the cutest thing in the world, right? कि उनके बिल्कुल। उनका जो डेस्कटॉप था, उनके लैपटॉप पे भी जो मेन पेज होता है ना जिसपे सारे वो आइकॉन्स होते हैं, डेस्कटॉप उसमें में फोल्डर था, हाँ, डेस्कटॉप पर उस पे लिखा हुआ था कि बेबीज गालिब। आपका एक ट्वीट था जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी एंड यू वर इन द हॉस्पिटल एंड this famous battle between Mir and Ghalib. So he was on Mead's side, and On me side. you you felt that Ghalib is Yeah. one up. That's a fascinating battle, you know, in terms of who's a bigger poet, Mir or Ghalib. Yeah, no, I think it's Ghalib. मैंने उनसे उनको कहा भी कि जी, आपने गालिब को अबैंडन कर दिया। right. आपने शुरू किया गालिब से, तफहीम गालिब, और कितनी Hmm. किताबें उनके गालिब पे हैं बताओ, बहुत सी हैं। गालिब पर 4 तहरीरें एक है, और भी बहुत से मुख्तलिफ मज़ामीन हैं। लेकिन मीर की जो उन्होंने शेर शोर अंगेज लिख करके उसमें उन्होंने क्लासिकल पोएटिक्स वाला भी उसमें असल में काम किया। मेहर आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच। You're most welcome. I think I'm delighted to be here, and I've been looking forward to this interview for a long time. सेम है मेहर आपा। अब मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू आस्क एंड आई रियली डोंट नो हाउ टू बिगिन दिस। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो सफ़र है, आई थिंक अस्करी से लेकर गालिब तक, इस सफ़र को आप कैसे डिफाइन करेंगी? भाई ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल आपने पूछा, और इस सफर को, खैर आई कैन अटेम्प्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो इसमें सबसे बड़ी पहली बात ये है कि जब मैं अमेरिका आई और यहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मॉडर्न लिटरेचर की तरफ लोग ज़्यादा राग़िब हैं, मतलब स्टूडेंट्स भी, और वैसे भी जनरली लोग मॉडर्न की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो मैंने मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाना शुरू किया, और उस सिलसिले में मुझे ये जान करके हैरत हुई कि उर्दू के जो नक़ाद हैं उनका कोई भी जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग मगरबी नक़ादों के थ्रू पेचीदा गुत्थियाँ सुलझाते हैं। मैंने अपने वालिद साहब से इस मसले पर गुफ्तगू की, और उन्होंने कुछ 2-4 नाम मुझे सजेस्ट किए कि ये नक्काद हैं, जिनको कि आले अहमद सुरूर हैं, अस्करी हैं। वो खुद बहुत बड़े नक्काद थे, तुम तो जानते ही हो। आई Of थिंक course. मोस्ट लीडिंग लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफ उर्दू। सो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च अपने आप की, और मुझे लगा कि अस्करी इज certainly the first and the most prominent Urdu literary critic who took literary criticism as a kind of like a T.S. Eliot type person. That's what I thought him to be. So I began by first translating some of his writings into Urdu, because I felt that it's important for everybody, not just my students, to actually read Askari's essays in English, because they didn't know enough Urdu. And then in this process, it struck me that I owed to write a book on Askari Sahib. And I thoroughly really enjoyed it, this work, because he had so much to teach me. I learned so much from reading Askari. I read thousands of pages of Askari. And in the end, what happened was that my writing began to flow like Askari's writing.
It was, I just, his writing is very casual. तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत ही कैजुअली कह देते हैं. तो उसी तरह से मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी अब बहुत बड़ी बड़ी बातें तो खैर नहीं, लेकिन हाँ, जो भी छोटी मोटी बातें मुझे कहनी थी मैं बड़े कैजुअल अंदाज में उनको कहने लगी. तो ये अस्करी साहब से मैंने सीखा. फिर उसके बाद न जाने क्यों गालिब की तरफ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गालिब पर कुछ काम करूंगी, बिकॉज गालिब के ऊपर इतने लोगों ने इतना काम किया हुआ है. सैकड़ों किताबें हैं गालिब के ऊपर, लिटरली. आई मीन, आई ऑनेस्टली, जब मैंने गालिब बिब्लियोग्राफी, एक किताब छपी है गालिब इंस्टीट्यूट से, तो उसमें सारी किताबें दर्ज हैं जो लोगों ने गालिब पे काम किया, तो वो किताब खुद 400 सफ़े की है. इससे अंदाजा हो सकता है कि कितना. तो जब मैंने गालिब की तरफ तवज्जो की, तो वो भी मतलब एज अ मॉडर्न पोएट, as a modern mind, let's say. So there was this connection actually between modernity and Ghalib that I was looking at. So I was, and really, honestly, I discovered that he had such a modern mind because he was the first Urdu poet to actually regard publishing as a way of disseminating his work. जी. So he began to publish first his ghazals in newspapers and all that. And then, of course, he made a selection, इंतखाब उन्होंने किया. तो एक तरह से अस्करी और गालिब तक जो मेरा सफ़र है, वो various ins and outs of Urdu literary thought, I would say, because Ghalib himself is a modern mind and he is at the crossroads of history. He doesn't have the luxury that Mir had, where the Mughal Empire was falling apart, but there were other important kingdoms that were coming into importance, like Lucknow. But Ghalib didn't have this luxury. So he had to deal with the colonial power. He had to deal with the British. He had to deal with the changing literary patterns, with इक़्तिदार बदल रहे थे. हम लोगों की जो literary दुनिया थी, वो एक तरह से उसके उसकी जो मसलन, अब इस चीज़ पे हम लोग बाद में भी गुफ्तगू कर सकते हैं कि गालिब ने उर्दू और फारसी के दरमियान जो उनका उनका जो तवाज़ुन है, वो क्यों इतना स्क्यूड है, क्यों उन्होंने फारसी को इतनी अहमियत दी, जबकि उर्दू ने उन्हें हमेशा फेम और शोहरत तो उनकी उर्दू में ही है, लेकिन फारसी की तरफ वो क्यों इतना राग़िब हुए. ये सारी चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं. जी, आपने आई थिंक इरफान सत्तार साहब से भी आपने इसके बारे में आपने डिस्कशन किया है, ये इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो गालिब का कि दैट व्हाई एग्जैक्टली ही ग्रेविटेटेड मोर टुवर्ड्स फारसी शायरी एंड ऑलमोस्ट 10,000 वर्सेस इन फारसी इन 1800 in selected 1800, wrote I think more than 4,600 I think in Urdu and selected around 1800. अस्करी साहब पे एक मैंने आपका इंटरव्यू में आपका मैंने सुना था और उसमें आपने जिक्र किया कि दैट फारूकी साहब भी बहुत इंस्पायर्ड थे अस्करी साहब से, और बहुत ही आई थिंक उनके जो व्यूज़ थे बहुत ही यूनिक थे, बट ग्रेजुअली थोड़ा सा वो कुछ उनका जो अप्रोच कुछ हद तक थियोलॉजिकल हो गया, स्पेशली पार्टीशन के बाद में. एंड समहाउ दैट इज़ वेयर यू फेल्ट मे बी दैट जो एक ग्रेटनेस है वो शायद कम होती है कि बिकॉज मे बी एंड आई थिंक एनी आर्टिस्ट नीड्स टू बी नॉन कन्फॉर्मिस्ट. कुछ आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? I found that very fascinating, whatever you said. I personally feel that Askari Sahab, after partition, when he immediately didn't go to Pakistan. First, he stayed back in India, and he felt that all the battles had to be fought here. But Intizar Hussain left, and he was a close friend of Askari, and there were other friends of his who went away and who started asking, sort of telling him to come move over. And he went to, initially to just see what the scenario was like, but then he stayed back. And he truly wanted to serve the new nation as a spokesperson for Urdu. क्योंकि वो उर्दू जबान को एक तरह से वर्ल्ड लैंग्वेज की तरह लाना चाहते थे. उनकी ये तमन्ना, उनका ये विजन था. तो उसमें वो
स्ट्रगल उन्होंने बहुत किया और उन्हें कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं मिली, मतलब गवर्नमेंट से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था उस वक्त की कि ये एक इतना आउटस्टैंडिंग माइंड है। मसलन उन्होंने एक बहुत ही अहम एक ऐसे लिखा कि पाकिस्तान का कल्चर कैसा होना चाहिए। So that was such an important question because Pakistan was created in a big rush. Actually, there were many things that hadn't been thought through by the nation builders at that time. So the big question was, all the things that Urdu cherished, like Mir, Ghalib, everything was left behind in India, right? Because जो सारी literary history है वो तो इधर की तरफ रह गई, फिर वहां से असर नौ शुरू होना है। तो वो पाकिस्तानी कल्चर किस तरह से होगा, मतलब क्या होगा? हम लोगों का तो कल्चर इंडो मुस्लिम है, राइट? तो पाकिस्तान Absolutely. किस हद तक इंडो पाक, तो अब तो खैर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस चीज का। तो इस पर उन्होंने बहुत सवाल उठाया और उन्होंने बहुत अहम चीजें लिखी। सो उन्हें उस तरह का रिकग्निशन नहीं मिला। तो आखिर में वो जा करके, जाने क्यों उन्हें लगा कि उर्दू का रियलाइजेशन जो है वो somehow उसको अगर हम जोड़ दें टू अरबिक एंड फारसी somehow, मतलब not so much to फारसी but more to Arabic, because वो इब्ने अरबी की तरफ खिंचते चले गए। और वहां से उन्होंने जो लिटरेरी वैल्यूज फिर उन्होंने इख्तियार की, और फिर उन्होंने वो लिटरेरी वैल्यूज को रिलीजन के साथ, मतलब रवायत को उन्होंने रिलीजन के साथ जोड़ दिया, मजहब के साथ जोड़ दिया। तो उर्दू तो बहुत ही सेक्युलर लैंग्वेज है, उर्दू Absolutely. तो मजहबी जबान है नहीं। लेकिन अब वो जब से वो मदरसों की जबान हो गई, उसका कुछ कुछ जो उसका जो बेसिक्स थे वो थोड़े बहुत तो बदल गए। और अस्करी ने कोशिश की, बड़ी फिलोसॉफिकल तरह से उन्होंने कोशिश की कि किस तरह से हम उर्दू को कुछ की अहमियत को बढ़ाएं। तो उन्हें ऐसा लगा शायद कि अगर उसमें हम रिलीजियस अहमियत उसको दे दें तो शायद उसमें और पर लग जाएंगे, ऐसा शायद उनको उनका वो सोचते थे इस तरह से। तो Mm. कमजोरी टुवर्ड्स द एंड उनकी राइटिंग में नजर आने लगी, कम से कम हमें तो नजर आने लगी, क्योंकि जो उन्होंने किताब लास्ट में लिखी वो महज एक नोट्स की तरह है, कि उन्होंने जैसे कि कुछ नोट्स बनाए हों जिसमें जो जो बाद में छप गई पॉस्थ्यूमसली, पता नहीं वो Yeah. छपवाना चाहते भी थे कि नहीं। अम, लेकिन जो उनका जो 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 शुरू में जो उनका जो राइज हुआ है एज दिस एब्सोल्युटली शार्प माइंड, जो कि उर्दू लिटरेरी कैनन को शेप कर रहा है, जो कि बता रहा है कि किस तरह से लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा जाता है, वो जाकर के कन्वर्ज कर जाता है उधर की तरफ, तो कहीं थोड़ा बहुत कमजोर तो हो ही जाता है। ऑलराइट, सो अभी अगर गालिब की तरफ आए तो um, ये ये आई थिंक बहुत ही फैसिनेटिंग है कि जिस तरीके आपने आपने जिक्र किया है कि उनका जो दीवान था वो इंतखाब था, और मे बी ही वॉज वेरी हार्श ऑन हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग वट एवर ही वॉन्टेड टू कम आउट। आपकी नज़र में क्यों वो इतना इतना स्ट्रिक्ट थे अपने ऊपर? Why was he so careful in just selecting whatever he felt was best? असल में वो मुशायरों में तो काफी हद तक फ्लॉप हो गए थे, और उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ही Mm. इंटेलेक्चुअल किस्म के अशार लिखते थे, जिनको कि पढ़ करके तो समझ में आता, लेकिन सुन जो समाअत में वो एकदम से समझ में नहीं आते थे। मतलब जो मुशायरे का जो शेर होता है उसमें जो एक स्नैपीनेस होती है ना, कि पहला मिसरा पढ़ा तो ऑडियंस को दूसरे मिसरे का अंदाजा हो गया, राइट? तो काफिया और रदीफ से ऑडियंस महजूज हो रहा है। तो गालिब की शायरी जो है वो उतनी कैची कम से कम शुरू में तो नहीं थी। बाद में हाँ जरूर हो गई थी, लेकिन शुरू में वो लोग उनसे कहते थे कि भाई आसान कहिए और आसान कहिए, उनके दोस्त लोग कहते थे। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनका सोचने का अंदाज एक मखसूस अंदाज था, जिससे वो जिसमें वो काविश करते थे अशार, शेर कहने की। तो वो उन्होंने थक हार के कहा कि गोयम मुश्किल वगरन गोयम मुश्किल, राइट? आसान कहने की करते हैं फरमाइश,
मैं अगर आसान कहूँ तो मेरे लिए मुश्किल है, मुश्किल कहूँ तो मेरे लिए मुश्किल है। तो एक तो ये बात थी कि उनका एक रेपुटेशन बन गया कि वो मुश्किल कहते हैं। फिर ये था कि शुरू में उनकी उनकी जो शायरी है वो बहुत थोड़ी बोझल है, उसमें बहुत ज्यादा इस्तिआरों का इस्तेमाल है और बहुत ही दूर दराज तशबीहें वो लेकर के आए हैं फारसी से खींच खींच करके। उसकी वजह ये है कि वो बेदल से बहुत मरूब थे, और जितनी ये ताज़ा गोई की शायरी जो थी, जो कि बहुत ही नए किस्म की शायरी थी, उससे वो बहुत मरूब थे। और वो चाहते थे कि एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहते थे। मसलन मीर की उन्होंने पैरवी नहीं की। मीर को वो बहुत बड़ा शायर मानते थे, लेकिन मीर की जबान जितनी आसान है, हम लोग कहते हैं रोजमर्रा की जबान है, तो गालिब की तो रोजमर्रा की कतई नहीं है। कितनी बार तो हम्म, सिर्फ आखिर में जो वर्ब है वही उर्दू का है, बाकी पूरा पूरा मिसरा जो है वो सिर्फ फारसी में है। तो गालिब ने तो इस तरह की जबान नहीं लिखी। उसकी वजह, तो फिर उन्होंने जब ठंडे दिमाग से शायद सोचा होगा कि अब जब मैं छपवाने जा रहा हूँ अपना, ये जो इतनी मुश्किल और क्या कहते हैं मुबहम किस्म के की शायरी है, ये लोगों को कहीं बहुत ऑफ पुटिंग ना हो जाए। मुशायरों के एक्सपीरियंस से भी वो शायद उनको लगा होगा। तो उन्होंने अपने ख्याल में तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, और वाकई आई थिंक इन द लॉन्ग रन आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट ही डिड, कि उन्होंने जो रेपिटेशंस थे वो निकाल दिए, उन्होंने जो मुश्किल मुबहम थे बहुत ज्यादा वो निकाल दिए। उसमें जाहिर बात है उन्होंने बहुत सारे अच्छे अशार भी निकाल दिए, क्योंकि वो खुद इंसान तो अपने शायरी का बेस्ट जज तो होता नहीं है। आमतौर पर लोग किसी और से कहते हैं कि भाई इंतखाब में मदद कर दो, लेकिन उन्होंने तो खुद ही अपना इंतखाब किया था। तो उसमें उन्होंने कुछ कुछ एक काफी अच्छी गजलें अशार निकाल दिए। कुछ चीजें तो उन्होंने इतनी चालाकी से की, मसलन दो गजलें अगर एक ही जमीन में कहीं हैं, जी तो उसमें जी से उन्होंने चुनिंदा अशार निकाल करके एक तीसरी गजल बना दी। तो एक तरह से ही वाज एग्जेम्पलरी, जैसा कि हमने पहले भी कहा ना, कि बहुत ही मॉडर्न उनकी थिंकिंग थी। ये एडिटोरियल प्रोसेस भी बड़ी मॉडर्न है गालिब की तरफ से। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि जो उनका जो पहला जब छपा है इंतखाब हम उसको कहते हैं, लेकिन वो दीवान गालिब 1841 में, तो वो बहुत ही दुबली पतली सी एक छोटी सी किताब है, अम, जिसको कि आप 2-4 रोज में पढ़ सकते हैं। वो इस तरह की नहीं है। मसलन मीर को अगर हम लें, दीवाने अव्वल, दीवाने दुम, पंजम, चारम, मीर के 7 दीवान हैं, मुसफ़ी के 9 हैं, जाने किसके कितने हैं। तो कोई बैठ करके सारे अशार तो नहीं पढ़ता, कोई पूरे दीवान तो नहीं पढ़ लेता। अम, तो इस तरह से जब उन्होंने उसको एक तरह से कंडेंस कर दिया, तो वो बहुत ही एक्सेसिबल हो गया। मतलब हम उसे देख करके घबराते नहीं है। दीवाने गालिब जब हम उठाते हैं तो हमें डर नहीं लगता, हमें लगता है हाँ इसको हम जल्दी से अलट पलट करके देख लेंगे। तो ये उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया वो बहुत ही जिसको कहते हैं इंसाइटफुल था। उसमें ये है कि उन्होंने भाई कुछ बहुत सी चीजें उन्होंने डिस्कार्ड कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर एग्जांपल, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाता है कि जितना उनका कलाम काबिल तारीफ़ है, उतना ही उनका कलाम ऑर्डनरी भी है। जो उनके जो पब्लिश्ड वर्क्स उनके हैं, ऑलमोस्ट 50% इज फैंटास्टिक एंड 50% इज ऑर्डनरी। सो फिर भी, लेकिन अगर आपको ये जो एक गालिब की जो एक एबिलिटी थी कि टू बी सो सेल्फ क्रिटिकल, टू बी वंस ओन क्रिटिक, ये आई थिंक बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जो आर्टिस्ट होते हैं, शायर होते हैं, वो अपने कलाम को लेके खासा मोहब्बत में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन ये एक एक डिस्टेंस तरीके से देख पाना, ये आपको कोई इसका कोई आपको कंपैरिजन आपको कहीं कहीं दिखता है? उर्दू में तो नहीं दिखता है, कम से कम उस हम्म, पीरियड में नहीं दिखता है। बाद में हाँ जरूर नजर आता है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग दीवान नहीं, शायर जो है दीवान नहीं छापते, बल्कि मजमुआ कलाम होता है। मजमुआ मीन्स दैट विच हैज बीन पुट टुगेदर, विच हैज बीन कलेक्टेड टुगेदर। एंड right. दीवान मीन्स पोइट्री दैट हैज बीन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। तो पहले ये भी चैलेंज होता था कि दीवान तभी बन सकता है जब आप हुरूफ तहज्जी के हर लफ्ज में आपने काफिया रदीफ निकाल दिया। तो वो इसलिए साहिब दीवान होना एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। अब जाहिर है
हर्फ का तो नहीं हो सकता। और अगर आप कोई भी दीवान उठा के देखिए तो आप देखिए अलिफ और ये दोनों बुक एंड्स हैं जिसमें कि ज्यादातर लोगों के रदीफ व काफी। तो और बीच में अब मसलन गाफ है, ये है, जाने और कितने हुरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत मुश्किल है बहुत सारी गजलें कहना। तो अब तो मजमूए का रवाज है, यानी कलेक्शन, जो कि आप एक पीरियोडिकली करते हैं। मसलन आप कोई भी मजमुआ उठाइए, मसलन शहरयार चचा का, तो इस दौर से इस दौरान उन्होंने कौन कौन से गजलें कही या अशार, जो जो भी उनकी शायरी है, फिर एक सेकंड मजमुआ निकलेगा ना, तो वो मजमुए होते हैं, वो दौर होते हैं, अदवार होते हैं। क्लासिकल पोइट्री में तो ये नहीं होता था। क्लासिकल पोइट्री में एक तो हम लोगों को अक्सर यही नहीं मालूम चल पाता था कि कब ये पर्टिकुलर गजल कब लिखी एग्जैक्टली exactly। अब तो सब लोग नीचे लिख देते हैं अप्रैल 16 सो एंड सो 2002 2022 वट एवर, तो हमें मालूम हो जाता है, और फिर किताब की पब्लिकेशन की भी डेट होती है। लेकिन उस जमाने में ये सब चीजें नहीं होती थी। तो उस वजह से उर्दू में तो नहीं है कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं कि इतना सेल्फ क्रिटिकल किसी ने अटेम्प्ट किया हो। शाह हातिम ने जरूर अपने दीवान को छांट वाट करके एक दीवान ज्यादा बना दिया था, लेकिन उसमें उनका कोई दूसरा ही एक एजेंडा था। उसमें वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसे अल्फाज निकाल दिए जाएं वगैरह वगैरह। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो मेरा पा एक मेरे जहन में मेरे एक थॉट आ रहा था, कुछ हद तक रिलेटेड है इसी से और कुछ हद तक थोड़ा सा डिफरेंट भी है। जैसे ये एक खासा एक मशहूर एक ओरल कल्चर में खासा मशहूर एक ये एक स्टेटमेंट है कि फ़ारूक़ी साहब ने एक किसी रेडियो के प्रोग्राम में ज़फ़र इकबाल साहब को कहा कि वो गालिब से बड़े शायर हैं। अपेरेंटली किसी रेडियो प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र किया था और ज़फ़र इकबाल साहब उसका जिक्र भी करते हैं अपने इंटरव्यूज़ में। और फिर फ़ारूक़ी साहब से रेख्ता के एक इंटरव्यू में ज़मरुद मुग़ल ने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका बाद का कलाम है, ज़फ़र साहब का जो बाद का कलाम है वो बहुत ऑर्डनरी है एंड बहुत उन्होंने बहुत ही सतही काम भी उन्होंने किया है। सो विच इज़ ट्रूली आई थिंक केस स्टडी। मैंने भी ज़फ़र साहब के मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, मुझे सर्टन चीज़ें उनकी बहुत अच्छी लगी, लेकिन सर्टन चीज़ें मुझे बहुत ही आई थिंक आई वॉज लाइक very surprised that the same poet is writing something which is so ordinary, considering that he has written something really substantial. So ये जो एक शायरों का जो एक खुद से जो एक मोहब्बत का एक एलिमेंट होता है, do you think that at times it can be detrimental in their in the longevity of their work? Wow, this is a very big question. I can try to answer it in some parts of it only because I think it's huge. So I feel that Farooqi Sahab, my father, I think he compared Zafar Iqbal to Mir, maybe not Ghalib, but I could be wrong. So एक दफा हमारी उनसे बातचीत हो रही थी कि भाई हम लोगों को ये बहुत शौक रहता है कौन बड़ा शायर है, राइट? हमारे दौर का कौन बड़ा शायर है, फलाने दौर में कौन बड़ा शायर है, गालिब बड़े हैं, अमीर, फलाना ढिमकाना। सो देयर इज ऑलवेज this cultural propensity to somehow rank poets, right? As 1, 2, 3, 4, 5, which in itself is a little bit absurd, um, because some poets are good. Ghazal goes. Some poets are better at nazm, like Noon Mim Rashid. उनकी नज़में बहुत बेहतर हैं उनकी गज़लों से, और उन नज़में ज़्यादा कहीं भी हैं। इकबाल इज़ अ बिग एग्जाम्पल। इकबाल की जो नज़में हैं, दे उन्होंने गज़लें बहुत कम कही हैं, उन्होंने भी, मतलब कंपैरेटिवली। तो इस तरह से ऑफ कोर्स लोगों के अपने अपने वो होते हैं। बट वन मोर थिंग दैट ही टोल्ड मी, माय फादर, ही सेड दैट जो पोइट का रेंज है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है उसकी अहमियत को क्या नाम है, समझने में। तो मसलन उन्होंने कहा मीर ने हर किस्म की शायरी की है। अम, मतलब हर तरह से उन्होंने, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली तक पे उन्होंने लिखा है। इस टाइप की चीजें गालिब में नहीं मिलती। गालिब की
महदूद है एक तरह से। कसीदे उन्होंने लिखे हैं, मसनवियाँ लिखी हैं, लेकिन उन्होंने फ़ारसी में ज़्यादा मसनवियाँ लिखी, उर्दू में कम। तो ज़फ़र इक़बाल के बारे में ये था कि वो मौज़ूआत बेहद हैं उनके यहाँ। मतलब हर चीज़ पे उन्होंने मतलब उनकी ग़ज़ल में इतनी रवानी थी शुरू में, और उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ों पर उन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे शेर निकाल दिए, जो कि हम लोग वी डोंट इवन कंसिडर देम वर्दी ऑफ पोएट्री। जैसे शुरू में जब रोमांटिक मूवमेंट शुरू हुआ था अंग्रेज़ी में, तो जो जिन चीज़ों पर मसलन वर्ड्सवर्थ का, क्योंकि तुमने नाम लिया, सॉलिटरी रीपर पे लिख दिया, फलाने पे, इन सब चीज़ों को पोएट्री के लायक सब्जेक्ट समझा ही नहीं जाता था। तो ज़फ़र इक़बाल ने भी ग़ज़ल में ऐसे-ऐसे टॉपिक्स पे लिख दिया जो कि हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मसलन आई थिंक एक शेर उनका था, इतने बुखारात हैं पेट में कि मुश्किल से होती है पतलून बंद। इस तरह के भी वो शेर निकाल देते थे, बहुत ही मज़ाहिया, या मतलब सॉर्ट ऑफ ब्लैक ह्यूमर। बट आई डू थिंक दैट ही इज़ अ लिविंग पोएट। आई थिंक 91 बरस के हो गए हैं, या पता नहीं इस तरह की या कुछ हैं। और अब जो वो लिख रहे हैं तो वो तो ख़ैर बहुत ही, I shouldn't say that, but it's not nowhere, it can't be compared to his earlier writings. But to get back to your question about the different periods and कोई शायर जो है वो कभी अच्छा लिख रहा है और एक दौर आता है कि वो इतना अच्छा नहीं लिख रहा है, तो मुझे लगता है कि शायर, राइटर सभी ग्रो करते हैं अपने फन में। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई फेज आता है कि वो अब अच्छा नहीं लिख रहे हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि जो आइडियाज़ हैं वो ड्राई अप कर जाएँ, जो वेल ऑफ क्रिएटिविटी है वो सूखने लगे, या तो उम्र के साथ या कोई भी जो भी वजह हो, तो उनको तब रुक जाना चाहिए। बट जैसा कि तुमने खुद कहा, एक तरह का नार्सिसिज्म तो होता ही है, एक तरह का कि शायरों के बारे में ख़ास तौर से कहा जाता है कि वो तो ज़रा-सी भी आपने उनको वो शह दी तो वो शुरू हो जाएँगे। दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन आल्सो व्हिच आई हैव थॉट थ्रू इन माय बुक। व्हाई डू पीपल राइट, और व्हाई डज़ अ पोएट कंपोज़? उसको क्या मतलब, what is the reward that one is looking for, right? So as far as my research on Ghalib goes, I think it's the reward is fame. People want fame. Poets, writers, painters, whatever. There's something about fame that is very attractive to a creative person. And you want whatever you have done to live after you are gone. एंड इनफैक्ट जो टर्म क्लासिकल है वो उसी पर लागू होती है, उसी पर चस्पा होती है जब हम कहते हैं कि ये पीस ऑफ आर्ट या ये पीस ऑफ राइटिंग जो है, इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम अ क्लासिकल थिंग, राइट? सो आई वुड से दैट वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर, बिकॉज अगर Yes. उन्होंने कुछ भी जो भी लिखा, जिस दौर में भी लिखा, अगर वो बहुत अच्छा था तो हम उनको उसी पैरामीटर पे जज करेंगे। इनफैक्ट ज़फ़र इकबाल साहब के मैंने एटलीस्ट 2-3 इंटरव्यूज़ में उन्होंने ज़िक्र किया है फ़ारूक़ी साहब की बात का। गालिब से हम्म। कंपैरिजन का। अच्छा, एंड गालिब के कंपैरिजन का। जी हाँ, तो उन्होंने एटलीस्ट 2-3 उसमें इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र हाँ भाई, जाहिर है उनके किया। लिए तो जी बहुत ही बड़ी बात। जी। सो जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि अस्करी साहब का जो राइटिंग स्टाइल, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था। जो आपने राइटिंग स्टाइल, अपना राइटिंग स्टाइल के बारे में आपने जिक्र किया कि यू लर्न फ्रॉम अस्करी साहब। सो मुझे जो आपकी किताब में जो बहुत ही क्रिटिकल बायोग्राफी जिसको आपने कहा है गालिब साहब कि दैट वो उसमें किसी भी तरीके का एक वर्बोस एलिमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट पेडेंटिक. It's like a conversation. It's like literally as if you're talking to your reader in a very informal manner, and बेसिकली जैसे आपसे शुरू में मैंने जिक्र करा था, यू आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस, यू जस्ट शेयरिंग योर जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग गालिब, और किस तरीके से नुस्ख़े हमीदिया आपको एक साहब जो हैं आपको ईमेल करते हैं। वो आई थिंक मुझे लगता है कि उसके ऊपर कुछ हद तक एक ड्रामेटिक सॉर्ट ऑफ आई थिंक कुछ शॉर्ट फिल्म बन सकती है, कुछ हो सकता है, बिकॉज आई थिंक that's a notable moment as well. You can't believe that when he came to my house, I जी couldn't believe myself. ये क्या मतलब, लिटरली वो नुस्खा मीडिया लेकर के मेरे घर पे आ गए। राइट. सो ये आपके लिए जो एक पूरा एक जो जर्नी थी, जो एक सफ़र आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रिटिकल बायोग्राफी की बात करें, अभी आप दूसरी किताब आपकी
continuation of that work on Ghalib is now ready. वो इस पूरे प्रोसेस को enjoy करना कितना important था आपके लिए? वो एक उस सफ़र को मैं आपके pictures भी देखता रहता हूँ. You like to walk and you post pictures of flowers and so वो जो एक सफ़र है वो कैसा तजुर्बा रहता है? तुम्हारे सवालात इतने उम्दा हैं और इतने दिलचस्प भी हैं. मजा आ रहा है मुझे ये इंटरव्यू करने में भाई, बहुत मजा आ रहा है. um, हाँ तो wow. So कुछ parts of the journey are very enjoyable and some parts are hard, because you get to a point where you feel that you are thinking in 2 or 3 languages at the same time. You are looking at Urdu texts and you have to convey that cultural context in which that text was created, right? Urdu ज़बान जो है वो एक particular मिलियू का नतीजा है, एक ऐसी तहजीब का नतीजा है जिसमें कि बहुत सारी तहजीबें घुल मिल गई हैं. तो वो खुद एक बड़ी रिच और कॉम्प्लेक्स ज़बान है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें वो लंबी हिस्ट्री उसकी नहीं है जैसे फारसी की है, अरबी की है. तो लिटरेरी हिस्ट्री उर्दू की शॉर्ट है. अंग्रेजी में ये है कि अंग्रेजी में इतना लोगों ने लिखा है और इतना अच्छा लिखा है, तो किस तरह से उर्दू की खूबसूरती को अंग्रेजी में ढाला जाए, that was a big challenge for me. Sometimes I literally rewrote chapters because I felt that I wasn't communicating properly. I wanted to write a book that everybody could read. Everybody who has some literary interest could read. So I didn't want to write a book for academia. मुझे लगा कि मैंने बस अब एकेडेमिया के लिए जो काम करना था अस्करी वाला वो कर दिया है. अब मुझे लगता था कि मेरे ऊपर ये फर्ज बनता है कि मैं गालिब जैसी बड़ी हस्ती को किसी तरह से ऐसा पेश करूं कि लोग उसको पढ़ करके एंजॉय करें और ऐसा बोझल ना बना दें हम उसको कि वो 10 दफे पढ़ के फिर रख दें, फिर सोचें कि अच्छा फिर मैं कभी पढ़ूंगा, फिर वो कोई पढ़ता वढ़ता कहाँ है, शुरू में जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया. So because of that, I worked hard in trying to write a prose like that, crafting a prose like that. And the second thing that I did was, and I had a lot of sleepless nights, let me tell you that. I couldn't sleep when I made this decision that I will not go with the university press. I will go with the popular press. And Penguin, is a popular press. तो मुझे कई बहुत रातों में नींद नहीं आई. मुझे लगता था कि कहीं ये बॉम्ब ना कर जाए बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे वो उस तरह का एडिटोरियल फीडबैक तो दे नहीं पाएंगे जिस तरह की लिटरेरी प्रेसेस देती हैं, क्योंकि लिटरेरी प्रेस जो है वो 3-4 एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं मैन्युस्क्रिप्ट को, फिर उनका वो आता है. तो ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि पेंगुइन करेगी, तो फिर मैंने खुद ही 2-4 लोगों को, मतलब ज्यादा लोगों को नहीं, पर एक आध चैप्टर्स मैंने लोगों को दिखाए कि ये किस तरह से चल रहा है. तो आई गॉट सम गुड फीडबैक, बट पेंगुइन डिड अ गुड जॉब. Penguin, I must say, they did a good job. They included me in all the phases of the book. When the cover was being designed, उन्होंने मुझे कई ऑप्शन दिखाए. किताब के टाइटल पर मैंने ओरिजिनली कोई और नाम रखा था, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं ये नाम ठीक नहीं लग रहा है. सो इस तरह से they kind of held my hand, and it was a pleasant experience, and it paid off. It paid off because the book was available worldwide. The only sad thing is that it wasn't available in Pakistan, where it Hmm. would have had a lot of readers, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड है वो बंद है, completely embargo है उस पर. तो पाकिस्तान में जो मेरे रीडर्स थे उन्हें किताबें बहुत ही मुश्किल से कोई बाहर से, इंग्लैंड से, दुबई से, इस तरह से उन्हें मिली. तो इस बात का मुझे अफसोस है अभी तक. वरना वो किताब शायद और भी
पॉपुलर होती अगर वो पाकिस्तान में दस्तयाब होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस ये सब तो ट्रेजेडीज हैं पार्टीशन की। वी हैव गालिब इन इंडिया। राइट, आई थिंक डॉन में आपका कॉलम आता है, यू राइट अ कॉलम इन डॉन। यस यस। Right. Like, एक मुझे और आस्पेक्ट बहुत फैसिनेटिंग लगता है मेरा पर, जो आपके मेरे इंटरव्यूज़ में मैंने सुना, किताब मैंने आपकी पढ़ी है, मैंने सिर्फ पढ़ी नहीं है, मैंने उसको बार बार पढ़ा है मतलब मुझे इतना फैसिनेटिंग लगी, आई फाउंड इट सो सच अ फैंटास्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस दैट यूजुअली क्या होता है कि जो उर्दू के जो राइटर्स होते हैं, सो उनका जो एक यूजुअली मैं कह रहा हूँ कि उनका जो एक हल्का होता है वो महदूद होता है सिर्फ उर्दू तक, या फिर मे बी शायद फ़ारसी तक। तो वो अंग्रेज़ी या फिर और ज़ुबानों में उनका उतना दखल नहीं होता, मे बी शायद वो उतना उतना एफ़र्ट भी नहीं करते हैं। जैसे फ़ारूक़ी साहब का आई थिंक फ्रेंच लिटरेचर पे भी उनका उतना ही आई थिंक अंडरस्टैंडिंग थी, इवन इंग्लिश लिटरेचर, एंड ही हैज़ सेड दैट he has read various literatures and then he feels that Urdu is the best amongst all of them, the way you can express. So what I find fascinating in your writing and your understanding is that आप एक मल्टीपल व्यू पॉइंट से आप चीज़ों को देख पाती हैं, कि आपको जो जो उर्दू की सारी इंट्रिकेसीज़ हैं और जो शायरी की और जो क्राफ्ट की सारी इंट्रिकेसीज़ हैं, आपको बहुत ही बखूबी उसका अंदाज़ा है, बट द सेम टाइम यू कैन डू एनालिटिकल सॉर्ट ऑफ आई थिंक अंडरस्टैंडिंग because of your understanding of other literatures. Do you in a way feel that, and best part is that you're not trying to show off. बहुत बार क्या होता है, जो अंग्रेजी पे जिन लोगों का हाथ होता है वो थोड़ा सा उनका ये होता है कि that they look down upon people, they look down upon their readers. You want to communicate with your readers, and just want to just trying to share your experiences. You're not trying to educate them. ये कितना आपके आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यू नो, टू हैव अ मल्टीपल व्यूज as far as your writing is concerned and your study is concerned. Once again, a multi-layered question. I think just for starters, being the daughter of a literary giant did shape my outlook, right? Did shape my world outlook, because I went to an English medium school, but at home we were forbidden speaking in English. We had to speak only in Urdu, and we were also taught Urdu and Farsi both, and a little bit of French as well. So my father and my mother both were keen that we develop, and of course Hindi was very good as well. I remember मेरी Hindi teacher ने, when I was in the 12th grade, so मेरे बहुत high marks आए थे, तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि बेटा हिंदी में एमए जरूर करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इतनी प्यार से कहा था। और इसमें बस वही, जैसे कि हम लोगों को एक विरसे में मिली, तुम्हें भी we inherited this flair for languages, है ना? तुम्हें क्या of लगता course. in the end, you also turned out to writing poetry, and मतलब तुम्हारा भी languages से अच्छा खासा interaction और एक तरह की एक अपनाइयत है। तो वो मुझे लगता है कि I just got it in my genes, and also my father helped me in the beginning. And the second thing that happened to me was this big move from India to the US. Because even though my English was very good, my Urdu was very good, my Hindi was very good, my Farsi was good, I had not been totally as immersed or as surrounded by English uh, before. I mean, so when I came here, I noticed that there's a softer way of speaking English, and there's a softer way of writing English, because this just is somehow. And I, being, having that already that mental makeup of absorbing languages, I began to absorb that. Initially, it was a bit hard. I could feel the stiffness in my writing. Stiffness is actually a very good word for this. So I could feel the stiffness in my writing. And as the years went by, I began to shed that stiffness. And also I was reading Askari, and I was seeing कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने आराम से कह देते हैं, और कोई भी जरा सा भी उसमें वो नहीं है,
जैसे कि जैसा तुमने कहा कि शो ऑफ नहीं कर रहे हैं या बहुत वो नहीं कर रहे हैं, इतराहट नहीं है उस अंदाज जी में। जी। तो वो मुझे सबकॉन्शियसली मैंने वो बहुत, जैसे मैंने बताया ना, मैंने हजारों सफ़े पढ़े उनके, तो वो मैंने सबकॉन्शियसली वो भी मैंने अब्सॉर्ब किया। और राइट। फिर बस मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने हर तरह की तरह तरह से लिखा, छोटे कॉलम्स भी लिखे, बड़े कॉलम्स भी लिखे, पॉपुलर प्रेस के लिए लिखा और एकेडमिक प्रेसेस के लिए लिखा। और बस इस तरह से अल्लाह ताला की कुछ मेहरबानी भी थी, that it just I just happened to hit the right spots. But I do think that this move from one culture to the other gave me both the inside and outside look. So there were many questions that I wouldn't have asked if I hadn't been looking at it from the outside. When I was living here, I was looking at things from the other point of view. So that really helped me. It helped my writing. It helped my thinking. It gave me more insight. And one more thing I want to say, that in America, you are rubbing shoulders with people from so many different cultures. And I'm sure, you must be experiencing that in Vancouver as well, that we are actually in a multicultural situation because there's so many different people from different places. Whereas in India, I was mostly with Indians all the time. So I didn't have this opportunity to learn from other cultural interactions. And the methodology in here also is very interdisciplinary. So I had the advantage of attending interdisciplinary lectures, interdisciplinary workshops, things like that, people, giving you feedback. All of that played a big role in my mental development. And I just, I just consider myself very fortunate that I was able to make the transition and I was able to improve my my literary capabilities. राइट, इनफैक्ट यू मेंशन के आपके वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में जो आपके स्टूडेंट्स हैं मोस्टली एंड दे लर्निंग उर्दू एंड मोस्टली दे आर वाइट. Yes, yes. So Large that must percentage. be, yeah. Mm. So that must be an interesting experience as well. सो मेहराबा, जैसे अगर बेदिल के इन्फ्लुएंस की बात करें गालिब के ऊपर, मैंने किताबें पढ़ी हैं और वो कॉन्स्टेंटली वो एक फ़ीचर आता है. आई थिंक गालिब को अक्यूज़ भी किया गया कि दैट कुछ हद तक वो इंस्पायर हुए हैं बेदिल से. मे बी उन्होंने कुछ सर्टन उनका कलाम उन्होंने आई थिंक ट्रांसलेट करा है और उसको यूज़ किया. सो ये बेदिल के इन्फ्लुएंस को आप कैसे देखती हैं, और जो उनके बाद के कलाम में किस तरीके का एक इंडिपेंडेंस क्या आई है? हाउ डू लुक एट this influence, and how he do you feel that maybe in a way he tried to disassociate himself from Bedil as well? Yeah, this is a very good question. So I've recently written a paper on Ghalib and Bedil because I was invited to a seminar on Bedil and I wanted to say something different. So I started researching Bedil and I found that Bedil is a very extraordinary character. He is not just a poet, but he's also a Sufi. And he's not just a Sufi, but he's also he does other things like weightlifting. He's a Pahalwan and he dabbles in making potions, जैसे वो जो दवाएं होती हैं मर्दानगी बढ़ाने के लिए मिसाल के तौर पर, इस किस्म की भी वो चीजें करते थे. और फिर उन्होंने बेहद सफर किया, मतलब एज अ सूफी वो एक जगह से दूसरी जगह तमाम गए. और जब अल्टीमेटली व्हेन ही ग्रू इन स्टैचर, तो उनके एक मुरीद ने उन्हें दिल्ली में एक बहुत बड़ी हवेली एक तरह से गिफ्ट की और वहां पर उन्होंने अपना तकिया किया. तो उस जगह पर वो हर शाम को बहुत बड़ी बड़ी महफिलों का इंतजाम करते थे जहाँ पे लोग आते थे, शायरी पढ़ते थे. ये सब मैंने अभी हाल में ही ये सारी रिसर्च की है. तो जमुना नदी के करीब उनका वो था तकिया. वहां पर बाकायदा बहुत बड़ी बड़ी महफिलें होती थी, उसमें वो शायरी पढ़ी जाती थी, मुशायरे होते थे और जिक्र वगैरह भी होता था. तो ही बिकेम अ फिगर दैट वाज लार्जर देन लाइफ. और उनके गुजरने के बाद उनके मज़ार पर हर साल उनका जो उर्स होता था वो एक मुशायरे की तरह होता था. और वहां पर लोग इकट्ठा होते थे और दीवाने बेदिल लाया जाता था और उसको खोला जाता था, उसमें फाल निकालते थे लोग.
जिस तरह से दीवाने हाफिज से करते हैं। तो दीवाने बेदिल की वो अहमियत थी। तो मुझे बाद में ये लगा कि व्हाई डिड गालिब सिंगल आउट बेदिल ओनली इन द ताजा गोई, आई मीन और भी तो थे पोएट्स, उनसे भी वो इन्फ्लुएंस है गालिब, खाली सिर्फ जी बेदिल। लेकिन बेदिल का खास तौर पर जो असर है गालिब पर, वो बिकॉज बेदिल was larger than life and बेदिल was like a teacher that lots of poets looked up to। मसलन खाने आरजू वहां जाते थे, और भी बहुत सारा, पूरा जिक्र इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे कौन कौन, लेकिन लोग वहां इकट्ठा होते थे। तो गालिब ने भी एक तरह से, गालिब के कोई फॉर्मल उस्ताद तो थे नहीं, तो उन्होंने बेदल को एक तरह से अपना शुरू में उन्होंने उनको माना। और क्योंकि वो इतना ज्यादा उनसे मरूब थे, तो उनकी शायरी का इतना इस हद तक असर था कि बहुत सारे अशार ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बस फारसी से उर्दू में कर दिए, या फारसी दीवान में तो और भी ज्यादा नजर आता है। लेकिन फिर क्या होता है कि एक तरह से एक जंग सी शुरू हो जाती है एक लेटर पीरियड में, जब वो कलकत्ता गए तो वहां पर उन्होंने देखा, वहां पर उन्हें बहुत सारे और मुल्कों के लोग मिले, ताजा जो ईरान से आए हुए लोग मिले। तो उन्हें लगा कि भाई जबान में एक जुमूद आ जाता है, जैसे जिसको कहते हैं ना, फॉसिलाइज हो जाती है लैंग्वेज, अगर आप एक ही तरह के एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं। और जबान तो एक ग्रोइंग चीज है ना, इट्स अ लिविंग थिंग, जिसे कहते हैं ना लिविंग लैंग्वेज है। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो इंडियन फारसी है, चूंकि अब फारसी में से ताज़ा जो वो होना चाहिए था इन्फ्लुएंस, वो खत्म हो गया अंग्रेजों के ज़माने में, इसलिए फारसी एक तरह से एक जमूद आ गया इंडियन फारसी में। तो गालिब ने ये क्लेम किया कि मैं जो हूँ, मेरी फारसी जो है वो बिल्कुल एक नेटिव स्पीकर जैसी फारसी है। उस सिलसिले में फिर उन्होंने, जैसा पता नहीं तुम्हें मालूम है नहीं, एक उन्होंने उस्ताद भी इजाद कर दिया, हुरमुज़ उर्फ सरमद, कि वो आए और उन्होंने उन्हें क्या कहते हैं, फारसी पढ़ाई 2 साल तक। इसके पहले कभी जिक्र नहीं होता उनका। तो जो मुशायरे वहां पर हुए कलकत्ते में, वहां पे फारसी में भी मुशायरे होते थे, सिर्फ उर्दू के नहीं होते थे। तो वहाँ गालिब की कुछ फारसी यूसेजेस पे, जिस तरह से उन्होंने फारसी इस्तेमाल किया, ग्रामर, उस पे लोगों ने इतराज किया, तो वो बेहद चिढ़ गए फिर। जी तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन पर्शियन पोएट्स हैं उनकी फारसी अच्छी नहीं है, तो फिर बेदिल भी तो इंडियन पर्शियन पोएट थे, तो उनकी फारसी से क्या होगा। तो इस तरह से गालिब ने अपने को इंडियन पर्शियन पोएट से अलग करना शुरू किया। बस ये सिर्फ उनका एक मिजाजन उन्होंने किया, मतलब एक तरह का उनका ह्यूब्रिस था। तो उन्होंने बहरहाल ये किया, और उन्होंने अपने दीवान से बहुत सारे शेर, मैंने तो 15-16 गिने हैं जो सिर्फ बेदिल की तारीफ में थे, वो सब निकाल दिए। राइट तो इस तरह ओके से उन्होंने अपने को बेदिल से दूर किया। जी। अम, मेरा बा एक मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग एक एस्पेक्ट लगता है, अगर हम गालिब के बारे में, अगर उनके मौजू के बारे में बात करें, उनके सब्जेक्ट के बारे में बात करें, उनके सफ़र के बारे में बात करें। जैसे आपने कलकत्ता का आपने जिक्र किया, तो काफ़ी उनको वक्फा लगा, वो एक सर्टन पर्पस के लिए गए थे, अपनी पेंशन के लिए वो कलकत्ता गए थे। और जो उनको सफ़र में उनको जितना टाइम लगा वहाँ कलकत्ता पहुँचने में, और जहाँ पर वो बनारस में जिस तरीके से वो रुके, और जो, तो मुझे मुझे बहुत फैसिनेटिंग एक ये एस्पेक्ट लगा कि कलकत्ता जाके वो उस मकसद में कामयाब भी नहीं हुए। उनके उनके बहुत से उनके बच्चे, जो मतलब कोई भी उनके बच्चे सरवाइव नहीं कर पाए, एंड काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट सी उनकी एक पर्सनल लाइफ भी रही। लेकिन अगर उनके उनके उनकी शायरी में अगर हम सब्जेक्ट्स देखें, तो हर तरीके के सब्जेक्ट्स हैं उनकी शायरी में। अगर सैडनेस है तो उसमें एक एलिमेंट ऑफ होप भी है, एक एलिमेंट ऑफ प्राइड भी है, और एक जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनका था, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करते हैं। सो पर्सनली, बिकॉज मैंने भी अभी ट्रांजिशन किया है इंडिया से यहाँ पर, यू नो व्हाट आई फेल्ट, व्हाट आई टोल्ड माई सेल्फ अ फ्यू डेज बैक, दैट इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, यू नो। जो एक जर्नी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो गालिब ने जो जिसको उन्होंने जिया, और जो उन्होंने कलाम लिखा उस टाइम में, और वो आज ज़िंदा है, वो आज और हमेशा ज़िंदा रहेगा। सो मोर देन द अचीविंग योर गोल्स मे बी,
इट इज़ द जो आपका जो सफ़र है, अगर आप उसको पूरे तरीके से जी पाएँ तो कुछ ना कुछ तो आई थिंक सब्सटैंशियल जो है वो उसमें से निकल के आएगा। गालिब के सफ़र को कैसे देखती हैं आप, और किस तरीके से उनके अंदर डू यू फाइंड स्ट्रेंथ इन हिज पर्सनालिटी, डू यू फील डू यू फाइंड हिम रेजिलियंट, do you maybe in a way find his approach to art and literature and life rather unique? जैसे कि आपने कहा कि वो पर्शनाइज्ड उनको कहा जाता था कि आपकी उर्दू में जो पर्शनाइज है, लेकिन जैसे आपने भी जिक्र किया है, आपने इरफान सत्तार साहब से भी आपने कहा कि शुरू में उनको उनका जो अप्रोच शुरू में था शायरी लिखने का, चाहे वो पर्शियन और उर्दू का मिक्सचर है, वही उनका आखिर तक रहा। सो ही डिड नॉट रियली चेंज दैट। सो एक जो जो एक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होना कि आपने अपने बिलीफ रखना अपने ऊपर, कैसे देखते हैं आप ये एक जो कंकॉक्शन उनका यूनिक से कंकॉक्शन उनकी शख्सियत का है, लाइफ का है, सफ़र का है? गालिब के साथ काफी ट्रेजेडीज हुई। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये थी कि उनके वालिद एक एक्सीडेंटल मौत हो गई, उनकी गोली गलती से, जैसे होता है ना, गन डिस्चार्ज हो गई। तो वो महाराजा अलवर के एम्प्लॉय थे। गालिब की उम्र उस वक्त सिर्फ 5 बरस थी। तो वो यतीम हो गए। और यतीम होना उस जमाने में, इनफैक्ट आज भी, आज के दौर में भी बहुत बड़ी चीज है। एक बच्चे के ऊपर से उसके बाप का साया उठ जाए। तो वो अपने ननिहाल में रहते थे, उनकी माँ अपने वालिद के यहाँ आ गई और वहीं पर वो फिर पले बढ़े। तो कुछ लोगों ने इस पर थोड़ा बहुत, तो लोगों ने स्पेक्युलेट किया है कि क्या इसका गालिब की साइकोलॉजी पर असर हुआ होगा कि वो यतीम थे। एंड देन द सेकंड थिंग दैट हैपेंड वाज दैट उनके चचा जो उनके गार्जियन हो गए थे, उनकी भी फिर मौत हो गई। वो भी अचानक वो हाथी पर से गिर गए। और वो बहुत ही कामयाब और मतलब बड़े आदमी थे। लॉर्ड लेक वगैरह से उनकी दोस्ती थी। तो उनकी जो मौत हुई तो उन्होंने उसके पहले ही अपनी जो जो भी उनकी जो एस्टेट था उसको उन्होंने, उस पर उन्होंने एक विल लिख दी थी कि इतना इतना मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको मिले। वहीं से ये झगड़ा शुरू होता है पेंशन का। एनीवे, ये दो बहुत बड़ी लॉसेस हुई। फिर उसके बाद उनकी शादी अ, उनके चचा के ससुराली उसमें हुई। तो जो उनके ससुर थे वो शायर थे, लेकिन वो सूफी हो गए। तो उन्होंने सब चीजें मतलब छोड़ छाड़ दी एक तरह से। तो वो भी इतने पावरफुल नहीं रहे जितने उनके बड़े भाई थे, नवाब अहमद बख्श। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स गालिब को हुआ कि he was in the company of people who were very wealthy, and he was, they were nobility. He himself came from a fairly good background, Right. but he was financially not in that bracket at all. And then, of course, the tragedy of losing his offspring was there. But the man was so resilient that he rose above this, and I think he was very well aware of his genius. आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। नवाए Yeah. सरोश अपने को कहा है। तो और भी बहुत सारे इस किस्म के सेल्फ रिफ्लेक्सिंग अशार हैं जिनसे हमें अच्छे तरह से अंदाजा हो सकता है। और टुवर्ड्स द once he got into his 50s, जब वो उनको फिर बहादुर शाह जफर ने ज़ौक़ के बाद उन्हें फिर अपना तालीफ बना लिया। फिर वो इस तरह से एक उनको रिकग्निशन मिला, अंग्रेजों ने भी उन्हें रिकग्निशन दिया। तो वो अपने दौर के बहुत बड़े अदीबों में उनका शुमार था। लेकिन वो फिर भी, उनको वो चाहते थे कि ही शुड बी द टॉप, ही शुड बी द नंबर वन स्कॉलर ऑफ फारसी, एंड ही शुड बी द नंबर। तो उनको ये बहुत, उनके अंदर ये प्राइड थी अपने अंदर। सो ही डिड नॉट अलाउ adversity to affect him. The only way we know about the adversities is through his letters, not so much through his Wow. poetry. So those letters were there you learn about some of the hardships and also his bad health towards the end of his life, I would think. But he was very well aware of his own, place in
in the world of poetry. And he was such a cosmopolitan person. He was not prejudiced. उनके तो शागिर्दों का जो देख लो, मालिक राम ने पूरा एक किताब छापी है जिसमें कि पूरी उनके शागिर्दों की लिस्ट है। तो Mm. वो भी बहुत इम्प्रेसिव है, और वो भी एक तरीका, एक पैमाना था जिससे इम्पोर्टेंस जज की जाती थी कि किसके कितने शागिर्द बने। गालिब के बेपनाह शागिर्द थे, और सब हिंदू मुसलमान, एवरीवन, यू नो। तो Very ही वाज, secular. Mm. yeah, he was very secular. Yeah, no doubt about it. Though secularism as a concept wasn't something that people thought of in those days, but you know, Exactly. judging him from morals, from modern standards, yes. Right. अगर आपकी लेटेस्ट किताब के बारे में बात करें तो जो प्रिफेस और इंट्रोडक्शन में पढ़ रहा था, तो इट्स ट्रूली फैसिनेटिंग। उसमें आपका जो फर्स्ट थॉट ये होता है कि उसको बार बार पढ़ा जाए, बिकॉज इट इज़ आई थिंक कोई भी आई थिंक अच्छी जो चीज़ है उसका आपको मायने, आपको उसको सही तरीके से तभी समझ में आते हैं जब उसको आप बार बार आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। what sort of challenge was it for you to take this journey of Ghalib forward and to make it unique in its own way? What sort of challenge did you feel? It was very challenging, to be honest, Mm. because to be really honest, I mean, the ghazals that Ghalib took out were very difficult. They were hard to understand. And my work started with that. Actually, I went backwards. So in the beginning, my idea was to write a book about the so-called rejected verses of Ghalib, and I wanted to write a commentary on them. But then I realized that there were so many other questions that you know were being you know, it came to my mind. Why did he do this? Why didn't he do that with his Farsi diwan? You know, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल हमने उठाया है कि ये सिर्फ उर्दू के दीवान के साथ क्यों किया, फारसी के साथ क्यों नहीं छाटा इतना। तो इस तरह के सवाल जब आने लगे तो मुझे लगा कि मैं पहले जो किताब, दूसरी किताब लिखती हूँ, इसको फिर बाद में। तो वो वाली किताब लिख ली, फिर अब आई केम बैक टू दिस वर्क, एंड आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द थिंग ऑल ओवर अगेन। फॉर्चुनेटली, एंड आई मस्ट से आई वाज रियली फॉर्चुनेट कि मैंने ये काम तब जब शुरू किया था, आज से 10-12 साल पहले, तो मेरे वालिद साहब थे, एंड वो उन्होंने मुझे बहुत मदद की इसमें। क्योंकि जब भी मैं अटक जाती थी तो मैं उनको फोन करके पूछती थी कि ये इसका मतलब क्या है, तो वो फिर मुझे समझाते थे। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें एक शेर बताती हूँ। वहशत कहाँ के बेखुदी इंशा करे कोई, वहशत कहाँ के बेखुदी इंशा करे कोई, हस्ती को लफ्ज मानिए अनका करे कोई। अब इसमें पहला मिसरा तो समझ में आ गया कि वहशत कहाँ है, जिस के मतलब वहशत जरूरी है बेखुदी पैदा करने के लिए, राइट। लेकिन जो दूसरा मिसरा है, हस्ती को लफ्ज से मानिए अनका करे कोई, इसका कोई मतलब ही नहीं मेरे समझ में आ रहा था। तो अनका जो है वो एक इमेजिनरी वर्ड है, राइट। तो अगर एग्जिस्टेंस को अनका बना दिया जाए, हस्ती को लफ्ज मानिए अनका करे कोई, तब वो वहशत पैदा होगी जिससे बेखुदी इंशा होगी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे सिर्फ समझाने में भी, अभी बोलने में भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें मुझे पूरे 5 सफ़े मैंने लिखे फिर इसके ऊपर, हाउ टू एक्सप्लेन दिस, हाउ कैन हस्ती बिकम द मीनिंग ऑफ अनका, यू नो। सो इस तरह के बहुत सारे टेढ़े टेढ़े शेर हैं उस रिजेक्टेड उसमें। बेखुद से बस के खातिर बेताब हो गई, मतलब पहली लाइन तो समझ में आ जाती है। मिशगान बाज मांदा रगे ख्वाब हो गई। अब बाज मांदा क्या होता है, मिशगान तो चलो मालूम है क्या, लैशेस होते हैं। फिर रगे ख्वाब क्या चीज है, रगे ख्वाब वो नस है जो जब दबती है तो नींद आने लगती है। ये उन्होंने मुझे, मेरे वालिद ने बताया, मुझे नहीं पता था रगे ख्वाब भी कोई चीज होती है। तो इस तरह की जो जितनी उलझने थी वो बेचारे सॉल्व करते थे मेरे लिए। but by and large, तो it's my work in the sense कि I labored on it. I labored on it. It was it was very hard. कभी कभी मुझे लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ही नहीं नजर आती थी। तो फिर मुझे ये भी लगने लगा कि मेरे रीडर्स के लिए कितना हार्ड होगा जब मुझे इतना मुश्किल लग रहा है। तो मैंने फिर गालिब के से सीखा, वही आई टुक अ पेज आउट ऑफ गालिब्स बुक। लेट्स नॉट मेक इट टू हार्ड, लेट्स नॉट मेक इट too complicated.
So then I decided that I will just do 30 ghazals, and वो भी मैंने बहुत छांट वाट करके मैंने कहा कि ये तो बहुत ही important है, इनको मैंने निकाला. And another thing that I did was that बहुत कुछ ऐसे अशार हैं गालिब के जो मुस्तरद हैं, लेकिन फिर भी वो पॉपुलर हो गए हैं. जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्या वो एक नक्शे पा पाया वाला जो है जी कहाँ ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया. ये पूरी गजल गालिब ने मुस्तरद कर दी है, लेकिन ये शेर जो है उसमें से छूट के बाहर आ गया है. कुछ लोग कहते हैं कि वो पा पाया की वजह से पा 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 वाली आवाज से हटा दिया, लेकिन इतना गहरा शेर है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम. मतलब उन्होंने इमेजिनेशन को इतना बड़ा बता दिया है, अपने इमेजिनेशन को, कि वो तो बिल्कुल ही 2 कदम में ही पूरा उन्होंने सारी दुनिया को इमेजिन कर लिया. हमने दश्त इम्का को एक नक्शे पा पाया. दश्त इम्का जो है, जो पॉसिबिलिटीज का दश्त है, वो सिर्फ एक ही कदम में उन्होंने क्रॉस कर दिया, तो दूसरा कदम कहाँ जाएगा. ये इतनी गहराई का ये शेर है, इसको उन्होंने उन्होंने काट दिया. इस तरह के बहुत से और भी एग्जाम्पल्स हैं जो उसमें से एस्केप करके निकल आए हैं. बट लोगों को ये नहीं मालूम कि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गजल, राइट. इट मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ. बट उसका, उस बेचारे शेर का वो एक ऐसी अकेला थोड़ी घूम रहा है, वो एक गजल का हिस्सा है. तो जब तक हम उसको उसके उसमें वापस नहीं डालेंगे, तो हम उसको पूरी तरह से कैसे समझेंगे कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों, कैसे, क्या हुआ, क्यों ये गजल उन्होंने डिस्कार्ड कर दी, है ना. तो ऑफ कोर्स. मेहर आपा, आई अंडरस्टैंड दैट आपके काफी और भी एंगेजमेंट्स होंगे. मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा. देयर आर फ्यू फ्यू थिंग दैट मुझे ओके. जरूरी है कि मैं आपसे पूछूं. जैसे आपने जिक्र किया है कि दैट फारूकी साहब के कंप्यूटर पे गालिब का जो आपका मुताला था, तो वो बेबीज़ गालिब के नाम से वो फोल्डर था. That was so cute. I can't tell you. It just, yeah. It's just the cutest thing in the world, right? कि उनके उनका जो डेस्कटॉप था, उनके लैपटॉप पे भी जो मेन पेज होता है ना, जिसमें सारे वो आइकॉन्स होते हैं, डेस्कटॉप उसमें में. फोल्डर था. हाँ, डेस्कटॉप पर उस पे लिखा हुआ था कि बेबीज गालिब. तो वो जो हम लोग आपस में बातचीत करते थे टेलीफोन पर और इस तरह से, तो वो उसमें वो स्टोर करके रखते थे उसको. जब मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, एक दिन मैं वहीं खड़ी थी उनके पीछे, वो कुछ कर रहे थे, तो मैंने देखा उनके डेस्कटॉप पर वो फोल्डर था. तो कहने लगे कि हाँ, और क्या, क्यों कोई मैं मेहर थोड़ी करके लिखता उसको, या अफशां करके थोड़ी. वहां पे ज्यादातर लोग मुझे अफशां कहते हैं. जी तो जी. इसलिए वो तो मुझे बचपन से, मुझे मेरा घर का नाम बेबी था. तो इतना क्यूट मुझे लगता है वो, और उसमें इतनी अपनाइयत, और इससे क्या, कितना अल्टीमेटली पेरेंट्स जो है वो हम लोगों को पुश तो करते ही हैं, इंडियन पेरेंट्स, टू अचीव. एंड एक एक दौर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम उनके ख्वाब कभी पूरे कर भी पाएंगे कि नहीं. लेकिन मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ. हालांकि मेरी गालिब की किताब जो थी वो उनके हयात में नहीं आ पाई, बहुत बीमार थे जिस जमाने में. इट वाज इन प्रेस, तो कवर Right. खाली उन्होंने देखा था. एक बहुत ही आई थिंक दिलचस्प सा एक जद्दोजहद होती है, स्पेशली उन ऑफस्प्रिंग्स में हम्म. जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा राइट. गैर मामूली लेवल पे कामयाब होते हैं. हाँ, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो बिल्कुल. आई और कैन तुम्हारे रिलेट और टू. हमारे दरमियान वो एक स्पेशल बॉन्ड भी है ना, जी. देखो. एंड तो आवर उसमें पेरेंट्स, हमारे वो कितने गहरे दोस्त थे, ये भी जी तो. एब्सोल्यूट. नहीं नहीं एब्सोल्युटली. इनफैक्ट सो अब मैं बात करना शुरू करूंगा तो फिर बहुत से हाँ, वो डाइग्रेशन हो खत्म ही जाएंगे. नहीं, सो इसका एक अलग आई स्टिक टू इंटरव्यू द होना चाहिए. जी आई स्टिक टू द टॉपिक. तो सो अभी जैसे क्या होता है कि जैसे वन इज प्राउड ऑफ वंस फादर, लाइक एक्सट्रीमली प्राउड, बट एट द सेम टाइम एक खुद का भी एक मकाम जो है वो इम्पोर्टेंट है. दैट आपकी खुद की पहचान भी इम्पोर्टेंट है कि दैट लाइक से पर्सनली आई डोंट वांट टू बी मेयरली नोन एज शहरियार सन. लाइक आई वुड वांट टू बी नोन एज फरीदून शहरियार. ऑब्वियसली आई एम प्राउड ऑफ माई फादर. और ये सेम मतलब जो जद्दोजहद में देखता हूँ, जैसे जिस तरीके से आपने अपना नाम बनाया है, दैट यू आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर फादर, बट एट द सेम टाइम व्हेन वन रीड्स, मैंने फारूकी साहब की भी मैंने बहुत सी चीज़ें, मैंने उनके आई थिंक कोई भी ऐसा सेशन नहीं जो मैंने
दर्जनों बार तो मैंने देखे उनके, और मैंने उनको, he has critically analyzed my poetry as well, for which I'm very very grateful. तो आप दोनों के जो जो आई थिंक अंदाज है बहुत मुख्तलिफ है. It's you have your own voice, which is I think something that makes you what you are. Like the reason why publishers come to you, the reason why people invite you for lectures is because you have your own voice. What was your journey like, to have that element of fascination and reverence for your father, but at the same time that quest to find your own voice? It was hard. It was tough. As I'm sure you can empathize, being the son of such an eminent poet. Not, it was, you know, कैसे बताएं? My father was a very loving person. He was a very nurturing dad, and he, as I said in the beginning, उन्होंने हमारे एजुकेशन में बहुत उन्होंने दिलचस्पी ली और बहुत पढ़ाया उन्होंने. लेकिन हमें लगता था कि हम कभी इतना इतना नहीं पढ़ पाए, पढ़ लिख के हम इतने इस काबिल नहीं होंगे. दैट्स द वे टू पुट इट, कि हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम उनसे गुफ्तगू कर सकें. ये मुझे लगता था कि ऐसा नहीं मुमकिन है. लेकिन एक स्टेज आया मेरी जिंदगी में जब गालिब या अस्करी पर मैंने इतना पढ़ लिया दैट आई वाज एबल टू कन्वर्स विद हिम. मैं उनसे बात कर सकी, और मेरे इख्तिलाफात भी थे उनसे, खास तौर से गालिब को लेकर के. आई डिसएग्रीड विद हिम ऑन मेनी इश्यूज. उनका ये कहना था कि मेरी राइटिंग जो है वो बहुत पर्सनल हो जाती है और मैं लोगों के दिमाग के अंदर घुसने लगती हूँ. तो मैंने कहा कि इसमें क्या खराबी है, जब हम एक सब्जेक्ट पे इतनी दिनों से काम कर रहे हैं, एंड आई फील सो क्लोज टू दैट सब्जेक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्पेकुलेशन अ लिटिल बिट. तो वो स्पेकुलेटिव राइटिंग मेरी पसंद नहीं करते थे, बट एनीवे ही वाज वेरी एनकरेजिंग. बट इट वाज सो हार्ड टू स्टेप आउट ऑफ हिज शैडो, बिकॉज मैं कहीं भी जाती थी तो लोग मुझे, मेरा तारुफ ही इस तरह होता था कि ये फारूकी साहब की बेटी, ये फारूकी साहब की बेटी. अब कहीं जा करके इतनी माथापच्ची करने के बाद ये कम से कम ये लक़ब, जो कि इट्स टू बी प्राउड ऑफ उसमें, लेकिन Absolutely. कम से कम पीपल नाउ नो दैट it's my voice, I think I managed to individuate, but I still feel that जितना उनकी उनकी जो वुसअत है, जो जिस हद तक उन्होंने पढ़ा है, वो हम कभी नहीं पहुंच सकते हैं उस मेयार, उस मकाम पर, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे. उन्होंने देखो कितनी लेट स्टेज में, 70 बरस की उम्र में उन्होंने जी नॉवल लिखना शुरू किया. हम कहीं जी 70 से तो अभी खैर काफी दूर हैं, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट. maybe I could write a short story, but I don't think I can write a novel. um, yeah, I mean, वो बेचारे हमेशा हमसे यही कहते थे कि बेटा लिखो, उससे आसान हो जाएगा, रास्ता आसान होगा. एंड इट्स ट्रू, द मोर यू राइट. जैसे तुम जितने इंटरव्यूज तुमने किए वो सब, अब तुम तो मास्टर इंटरव्यूअर हो, कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हो, बिल्कुल ही मुख्तलिफ सवाल है तुम्हारे. कुछ तो ये भी है कि वी कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. और देखिए, जैसे आपने फारूकी साहब के आपने अपने नॉवल की आपने बात करी, तो द फेज व्हेन ही वाज राइटिंग the novel, it was a very restless phase for him in terms of रात में किस तरीके से वो लिखते थे, and he used to be extremely restless while he was in the entire process of writing it, which I think any great artist would want to push himself or herself, and that's how things happen. आपका एक ट्वीट था जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, एंड यू वर इन द हॉस्पिटल, एंड this famous battle between Mir and Ghalib. So he was on Mead's side, and On you me you side. you felt that Ghalib is Yeah. one up. That's a fascinating battle, in terms of who's a bigger poet, Mir or Ghalib. Yeah, no, I think it's Ghalib. मैंने उनको कहा भी कि जी आपने गालिब को अबैंडन कर दिया. right. आपने शुरू किया गालिब से, तफहीम गालिब,
और कितनी किताबें उनकी गालिब पे हैं बताओ, बहुत सी हैं। गालिब पर 4 तहरीरें एक है, और भी बहुत से मुख्तलिफ मज़ामीन हैं। लेकिन मीर की जो उन्होंने शेर शोर अंगेज लिख करके उसमें उन्होंने क्लासिकल पोएटिक्स वाला भी उसमें असल में काम किया। तो बट आई डोंट नो, मुझे तो लगता है कि मीर कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी। सेल्फ पिटी भी है उनके अंदर, गालिब में नहीं है, जैसा तुमने भी, ये तुम्हारा सवाल था। It गालिब was के अंदर strong. हाँ, Yeah, सेल्फ पिटी नहीं है बिल्कुल भी। yeah. मीर में वो एलिमेंट है थोड़ा सा। डेफिनेटली Mir's genius was not appreciated until the Sher Shorangez came out. I mean, everybody knew Mir was a great poet, but उसकी जो बारीकियां उन्होंने बताई, लेकिन गालिब, गालिब इज गालिब, राइट? गालिब की आपने ग्रेट से इनकार नहीं हो सकता। No, no, absolutely. And I think हर आई थिंक पड़ाव के ऊपर जो है वो उनकी कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो कि आपको गाइड कर सकती है। आपने जिक्र किया इरफान सत्तार साहब से, आपने जिक्र किया कि करीबन 20 साल फारूकी साहब ने मज़ामीन लिखे गालिब के ऊपर। Why do you think that he underwent this transition from Ghalib to Mir? What is your understanding of that? Honestly, I don't know how he moved from Ghalib to Mir. That's the period that I had moved from India to the US. No, I think I was there, but um, 90s की बात है यार। हाँ, हम यहाँ 98 में आए। मुझे लगता है कि शायद वो इस बात से बड़े आजिज आ गए कि लोग मीर को रोने धोने का शायर कहते थे, तो उस पर से उन्होंने शुरू किया मीर को पढ़ना। और फिर उनको जो भी इंकशाफ हुआ कि मीर is not a Rona Dhone ka shair at all, which is true. He's not. I mean, but he does do some Rona Dhona. You know, we had our differences. He does do Rona Dhona, but not to the extent that लोगों ने उनको एक बिल्कुल ही tragic वो बता दिया. Honestly, this I don't have the answer to this question. Why? Maybe because, as I said, गालिब पर इतना काम हो चुका था, सब कुछ उन्होंने सोचा होगा कि मीर अब जैसे अभी हम देखो मोमिन पे कुछ नहीं हुआ। मोमिन डिजर्व्स सीरियस Absolutely. अटेंशन, राइट? तो कितने शायर हैं हमारे जिन जो बड़े शायर हैं जिन पे अब इकबाल पे इतना काम हुआ है लेकिन मोमिन पे नहीं हुआ। तो क्यों नहीं, हम तो इनकरेज करते हैं अपने स्कॉलर्स को कि भाई मोमिन पे करो। मॉडर्न पोइट्स में मजीद अमजद somehow always fell through the cracks. उनके कंटेम्प्रेरी नूर मीम राशिद वगैरह, हालांकि मजीद अमजद इज अ वेरी गुड पोएट, लेकिन बस उन पे तवज्जो नहीं गई लोगों की। अब क्यों ऐसा होता है, ये एक मिस्ट्री है, हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते ऐसा क्यों होता है। ऑनेस्टली these are some, there's so many things that you can't really have a logical explanation for. एक सवाल मेरे जहन में है, और मैं मतलब आई फाइंड इट सो फैसिनेटिंग दैट so we used to come to your house and we stayed there. And I your mother remember, was I remember you as a young lanky you and your brothers and sisters. Yeah. So your mother was extremely hospitable. You know, over the years, um, especially in the last few years, um, I've I've uh, I've uh, I've heard your I think sessions. I've listened to a lot of interviews of Farooqi Saab and his discussions as well, and the role that your mother played in Shabkhun. I think if it was not for her resilience and her practical approach, Shabkhun would not have been possible. I find it fascinating. I think there is a story there because I think it's in a way like an untold story, because I think her contribution, I think, to the world of literature is massive, because I think Shabkhun transformed this entire transition from progressive to the to the modern movement. Was amazing. I think the entire concept of modern movement, the way Farooqi Saab defined it, was so fascinating. Something about your mother, something, and I feel that she was an amazing woman. Like I just
find it so fascinating that I had no idea when we used to interact with her. But what a phenomenal story. Yeah, my mother was the force behind my father. She Hmm. was a very, very strong woman. She was Hmm. independent. And in those days, when women didn't have professional careers, she was a career woman. Hmm. So she did her master's and then she did her teacher's training. I think it was called LT. And I think that must have been in 1955 or something like that. तो उस जमाने में इतनी क्वालिफाइड फीमेल मुश्किल से होती थी, तो उनको बहुत से जॉब ऑफर्स मिले, फौरन ही वो प्रिंसिपल हो गई, तो उनका करियर एज अ प्रिंसिपल शुरू होता है। और फिर वो जिस स्कूल की प्रिंसिपल, जिस कॉलेज की प्रिंसिपल थी, हमीदिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, वो उसके जो मैनेजर थे उनसे उनके इख्तलाफात हुए, क्योंकि वो असर्टिव इंसान थी, शी वाज अ थिंकिंग इंडिविजुअल। तो फिर उन्होंने वहां से रिजाइन करके प्रोटेस्ट किया और उन्होंने अपना स्कूल खोला, फिर वो बिकेम अ कॉलेज एंड ऑल दैट। फाइनेंशियली उन्होंने शबकून को इतना सपोर्ट किया कि शबकून हमेशा लॉस पे चलता था शुरू के 10-15 साल। तो माय मदर बैंक रोल्ड इट लिटरली, जब भी वो रेड में जाता था तो वो बेचारी बेल आउट करती थी। इसके अलावा जो हमारे नाना अब्बा का जो घर था, तो उसका जो नीचे की फ्लोर थी, दैट वाज शपून्स ऑफिस। ये शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा, वो 313 रानी मंडी का जो पता है वो उन्हीं लोगों का वो पता है, मैं ननिहाल नहीं में नहीं, पता। मुझे सब पता है। मैंने मैंने बहुत अच्छा। सब वो किस तरीके से, वो मैंने आपका वो भी अच्छा। सेशन देखा है हाँ जिसमें वो कैसे वो किताबत किस तरीके से होती थी, और वो हाँ हाँ जो कातिब थे वो थोड़ा टेम्परामेंटल हाँ, थे। बहुत टेम्परेमेंटल थे। जी, और वो वो सब मैंने सुना, हाँ। मुझे अच्छा सब अच्छा मतलब अच्छा, वो बड़े गंदे जी। कपड़े और नाक वाक खोदते रहते थे अपनी। और फिर वो ले वही लेकर के तो स्कूल की वजह से अम्मी के पास थोड़ा सा मैन पावर भी था, हम्म। क्योंकि स्कूल के जो चपरासी दाई वगैरह होते थे, जब शपून की पोस्टिंग होती थी तो वो उनको बुला लेती थी। तो मुझे याद है हम्म। दफ्तरी, और वो स्कूल में एक पोस्ट होती थी दफ्तरी की, वो तो दफ्तरी और एक चपरासी, वो दोनों आते थे। और वो इतना इतना लेई बनाई जाती थी घर में, तो वो लेई से लेई शबखून की जो पोस्टिंग होती थी ना, वो उससे लपेट करके फिर एड्रेस लिखा जाता था। हर हर हम्म। कदम पर उन्होंने रोल प्ले किया। और फिर वो मुदीर भी थी कुछ अरसे तक, बिकॉज गवर्नमेंट सर्विस में होने की वजह से माय फादर कुडंट, ही कुडंट बी द मुदीर, ही कुडंट बी द एडिटर। तो पहले मेरी अम्मी, फिर मेरी खाला, मेरे मामू वाज द पब्लिशर। उनके पूरे खानदान ने बहुत मदद की इस जदीदियत। आई मीन रियली इट्स नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। I या need to write more about this, the backstory. I want to write more about it. Maybe a column जी। नहीं, लेकिन हाँ कुछ और कहीं और होना चाहिए। नहीं, आपने आपने जिक्र किया है अपने के दैट आप अपने आई थिंक चाइल्डहुड के बारे में, और आई थिंक हाँ आप कुछ लिखना चाहेंगे। जैसे आई थिंक इरफान सत्तार साहब ने भी आपसे कहा कि जो जो आपके हम्म, एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपने देखा है, वो डॉक्यूमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक ऐसा दौर था जो कि जिसके बारे में जिक्र होना बहुत जरूरी है। right, 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 right. सो एनी बुक ऑन दैट, ऑन योर मेमोरीज ऑफ I'm actually योर writing a चाइल्ड। memoir. I'm writing a memoir, which is mostly about my parents and my childhood days. And um, it's in the process, अभी खत्म नहीं हुआ है अभी उसमें। और तो उसमें मैं अपनी मदर पे ज्यादा कुछ लिखूंगी कम से कम, और खुल करके कि उनका रोल क्या था। खास तौर से एज अ मुस्लिम वुमन, as a Muslim woman in that period of time, कि वो कार कितने धड़ल्ले से चलाती थी। शी वाज इलाहाबाद में 1960s में कोई औरत गाड़ी चला रही है, बहुत मेरे ख्याल से। आई डोंट नो एनीवन एल्स हु वाज, or maybe there were some other people who were driving, but she used to drive, and she had a very smart red Herald. तो वो चलाती थी गाड़ी। और फिर ये कि उन्होंने, जब मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई दूसरी जगह, लखनऊ, फिर पटना, दिल्ली, तो वो शी स्टक टू हर बेस। वो उनके साथ नहीं गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि एज एन इंडिपेंडेंट वुमन उनकी भी एक आइडेंटिटी है, जिसको कि उन्होंने बहुत ज्यादा, शी डिडंट वेयर इट ऑन हर स्लीव और एज अ लेबल, बट शी डिड keep it as such.
तो इस तरह से उन्होंने उनका एक रोल एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ सपोर्टर ऑफ शबून, एज अ पार्टनर to an intellectual. She played all of these roles. She was also the eldest daughter of her parents, and she took care of her parents. ये भी उन्होंने मतलब ये रोल भी उन्होंने प्ले किया. तो हर तरह से वो लीडरशिप उनके अंदर बहुत थी, लीडरशिप की क्वालिटीज उनके अंदर थी, और हम लोगों को भी वो यही सिखाती थी कि you know, as women, as women, you need to be self-reliant. This was something that she taught us from the very beginning, and she was a role model for us in that way. So not only was I overawed by my father, but my mother as well. No, no, absolutely. It's an amazing story, I think, and that needs to be told. Because the more I listen about it, the more I read about it, I find it, and my regret is that that I did not know these things when we used to meet her. That's true. Yeah, because we had no idea that the sort of contribution that she has made. It's truly truly Rajma phenomenal. auntie, your mother and my mother, they got along famously. Very well, very well, yeah, बहुत very दोस्ती. well, मुझे very याद well. था वो सारे दिन, No, no, लखनऊ that के, दिल्ली के, काका नगर वाला जो घर था उसमें तुम लोग of बहुत course. उसमें तुम हम लोग लोग सबसे ज्यादा तब पानी यार. हम लोग पानी पूरी खाने जाते थे। आई थिंक वो कोई एक मार्केट थी पास हाँ, में। वो मार्केट थी, सुविधा मार्केट वहां जी, पर. वहाँ पानी पूरी बहुत अच्छी मिली। All right, so Mehrapa, I think I can keep on asking you many more questions, and this can go on for hours. But I understand that you have a lot of other engagements as well. But thank you very much. It was lovely talking to you. Now I can breathe easy. I was so nervous. I've not slept properly last night, but I'm so glad that I think we've reached a certain stage at least. So thank you very much, and all the best wishes for your latest work. And I'm personally looking forward to your memoir. Should be very. Thank you very much. Thank you so much. It was my pleasure, and I really enjoyed this session much more Thank than you. any other sessions. Thank you very much, Manapa. Thanks a Thank lot. you. Take care. Have a All great right. day.